अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक हो गए। नया पार्ट है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे अब पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 4 देखना है हमने प्रॉपर। चलिए आइए ज़रा इसका पार्ट 4 देखते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। देखते हैं ज़रा चीज़ों को। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट 4 के अंदर, हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास जॉइंट्स। तो जॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स हमारे पास, जॉइंट्स की डेफिनेशन आमतौर पे बोली जाती है कि हमारे पास जॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहाँ पे दो बोन्स फ्यूज होती हैं, या जनरली बोला जाता है हमारे पास पॉइंट हैं जहाँ पे दो बोन्स मिला करती हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट हुआ करती हैं, उनको हम जॉइंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को थोड़ा इलाबरेट करते हैं आपके लिए और आपके लिए एक आसानी पैदा करते हैं इस डेफिनेशन को समझने के लिहाज से। देखो, जॉइंट्स जनरली कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके फ्यूज हो रही हो। फ्यूज होने का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, कुछ जॉइंट्स हमारे पास, हम आगे चल के बात करेंगे, इस तरह के हैं जहाँ पे बोन्स कंप्लीटली क्या हो गई हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई हैं, तो वो फ्यूज्ड बोन्स हैं। तो हमारे पास फर्दर अगर हम बात करते हैं, हमने पहले भी डिटेल में शायद इसके बारे में डिस्कस किया होगा, स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ह्यूमन एंडोस्केलेटन के अंदर हमारे पास बहुत सारी जगहों पे फ्यूज बोन्स हुआ करती हैं। तो वो फ्यूज बोन्स हमारे पास फ्यूज जॉइंट्स डेवलप कर पाती हैं, ठीक है। तो वो वहां पे, या हम बोलते हैं जहां पे दो बोन्स आपस में आके मिले, मींस के आपस में दोनों बोन्स आपस में आके कनेक्ट नहीं हो गई हैं, आपस में फ्यूज नहीं हो गई हैं, लेकिन कनेक्टेड पार्ट है, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगी। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे कनेक्शंस मौजूद होंगे जो दो बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर पाएंगे, या दो बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम दो डेफिनेशंस यूज करते हैं मीट की, यानी ये हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डेफिनेशन, ये वाली हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स के लिए हम डेफिनेशन यूज करते हैं। आप दोनों डेफिनेशंस को पढ़िए, दोनों डेफिनेशंस करेक्ट हैं, दोनों डेफिनेशंस को समझ लीजिए, ये आपके लिए काफी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें किस तरफ जाना है हमने, तो हम जॉइंट्स के टॉपिक को एक अच्छी सी डिटेल डिस्कशन देंगे। देखें, चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं। जब हम जॉइंट्स की बात करें ना बच्चों, तो सबसे पहले हम पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंट हैं। हमारे पास जनरली दो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की, दो तरीके से हम जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम दोनों बेसिक फॉर्म्स को देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन नंबर 1 के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो जॉइंट आया वो, उसको हम जनरली बोला करते हैं इमूवेबल जॉइंट। फिर दूसरे टाइप के हुआ करते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट, और थर्ड टाइप के हुआ करते हैं हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन को इस तरीके से भी पढ़ सकते थे, इस क्लासिफिकेशन को और मकसद के थ्रू भी पढ़ सकते थे। खैर, हमने बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ा। हम कोशिश करेंगे इसको आपको मैं बहुत डिटेल के अंदर प्रॉपर्ली और अच्छे से समझा पाऊँ। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी बेसिक्स बिल्ड करेंगे, फिर इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी बेसिक्स की तरफ चलें तो अगर हम देखें जॉइंट्स की डायमेंशन क्या है, जॉइंट है क्या, सबसे पहला सवाल ये डेवलप होता है। अगर मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये डेवलप हो कि हमारे पास जॉइंट्स होते क्यों हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अब थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं कि जॉइंट क्यों है। देखो, हमारे पास जॉइंट का सबसे पहला मकसद ये है कि मोबिलिटी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जब भी हम बात कर रहे होते हैं मोशन की, जब भी बात कर रहे होते हैं हम लोकोमोशन की, तो ये लोकोमोशन और मोशन हमारे पास जनरली बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं मैं यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ से उठ के यहाँ क्यों जा पा रहा हूँ, या यहाँ से लेकर वापस यहाँ पे क्यों आ पा रहा हूँ, अपनी पोजिशन को या अपनी सराउंडिंग को क्यों चेंज कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं। और जॉइंट्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मेरी लोकोमोशन की रेंज को इंक्रीज करना। मीन्स वो क्या करते हैं, वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे जॉइंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे फर्दर कोई जॉइंट नहीं, तो मुझे हाथ मिलाना होता किसी से, मैं ऐसे हाथ नहीं मिला सकता था, बिकॉज ये जॉइंट बेंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास बेंट। मैं कैसे हाथ मिलाता, यहाँ से, मतलब फॉर एग्जाम्पल दो इंसान हाथ मिला रहे होते तो वो दो इतने दूर से ही हाथ मिला रहे होते, मतलब एक हाथ का फासला और दूसरे हाथ का फासला, बिकॉज यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होती, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करें कि ये सिर्फ शोल्डर जॉइंट होता है, ये जॉइंट ही नहीं होता, और हम हाथ ऐसे करके नहीं मिला सकते, ऐसे करके नहीं मिला सकते, इस तरीके से नहीं मिला सकते, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्पेसिफिकली ऐसे हाथ मिला रहे होते, और हम अपने थंब को भी ऐसे मूव नहीं कर पाते। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि हमारे पास जॉइंट्स ने क्या किया, अब मुझे रेंज ऑफ, फॉर एग्जांपल पानी पीना होता, अगर ऐसे ही हाथ होता बगैर जॉइंट का, तो हमें पानी पीना कितना मुश्किल होता, हमें बहुत मुश्किल होता पानी पीना। फॉर एग्जांपल पानी कैसे पीते, इतनी दूर से ग्लास हम पकड़ते ही, पहले बात ग्लास ही नहीं पकड़ पाते बिकॉज बेंडिंग ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो और हम फिर इस तरीके से उसको ऐसे तो डाल भी नहीं सकते थे, मतलब हम यहाँ लेकर जाते बिल्कुल टॉप के ऊपर परपेंडिकुलर, और फिर वहां से पानी फेंक रहे होते और पानी नीचे आ रहा होता, तो ये एक अजीब सा सिनेरियो डेवलप हो जाता। इसीलिए नेचर ने क्या किया, आपके पास जॉइंट ज्यादा बढ़ा के दे दिए या जॉइंट ज्यादा बना दिए। जब जॉइंट ज्यादा बन जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो होता क्या है, आपके पास रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई। कैसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई? फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, फॉर ये इस जॉइंट की वजह से, इस जॉइंट की वजह से पानी पी पा रहा हूँ। क्यों पानी पी पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है, इन जॉइंट्स के ऊपर भी मूवमेंट हो रही है और इस पे भी बेंडिंग हो रही है। यानी एल्बो भी अपने पास बेंडिंग है, इसके ऊपर भी बेंड हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास रिस्ट के ऊपर भी मूवमेंट है, बेंड हो रहा है, और फर्दर हमारे पास मेरे फिंगर्स और थंब जो है वो भी एक सर्टेन होल्डिंग पोजीशन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कर पाऊंगा, पानी पी पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं हाथ मिला पाऊंगा, करीब खड़े शख्स से हाथ मिला पाऊंगा, अपने दूसरे हाथ को टच कर सकता हूँ, ठीक है, रिस्ट वॉच को टच कर सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, मेरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, इन जनरल रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई। ये आपने समझना है सबसे पहले जॉइंट्स हैं क्यों। सबसे पहला सवाल ये आता है ना कि जॉइंट्स क्यों हैं। जॉइंट्स इसलिए हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, पॉइंट नंबर 1। अब जब रेंज ऑफ मोशन जॉइंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हर जॉइंट सारी मूवमेंट करता होगा, सारी लोकोमोशन करता होगा, सारी मोशन करता होगा? ये एक गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे आके बच्चों का थोड़ा सा या तो गलत कंसेप्ट बन जाता है या बच्चों का कंसेप्ट प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पाता, बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते प्रॉपर। देखो, हर जॉइंट सारी मूवमेंट नहीं करेगा, हर जॉइंट में सारी मूवमेंट नहीं होती, और हमारे पास फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि मूवमेंट कितनी होती है, कौन से जॉइंट पे कितनी मूवमेंट है, मूवमेंट टोटल ओवरऑल कितनी है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हर जॉइंट सारी मूवमेंट नहीं करता और हर जॉइंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो होता क्या है कि एक जॉइंट को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास दूसरा जॉइंट हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कहीं पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है तो कहीं पे अबडक्शन रिडक्शन हो गई, ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एक्सिस की मूवमेंट है। डिफरेंट एक्सिस की मूवमेंट मैं इसको समझाता हूँ, पहले एक काम करते हैं, इसके ऊपर भी कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सबसे आसान सी एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लेक्शन। देयर आर फाइव टाइप ऑफ मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम 5, 6, 7 पढ़ लेंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है, तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो ज्यादा ही पढ़ोगे तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, एक है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन टाइप ऑफ मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्शन? फ्लेक्शन मीन्स जहां बोन्स के दरमियान एंगल रिड्यूस हो रहा। क्वेश्चन का आंसर सुनना जरा गौर से, व्हाट इज फ्लेक्शन? जहां बोन्स के दरमियान एंगल रिड्यूस हो रहा हो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्शन? फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, ये मेरे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है। अब एल्बो जॉइंट के ऊपर मेरे पास फ्लेक्शन हो सकती है, यस फ्लेक्शन हो सकती है। यहां पे अगर मैं देखूं, स्ट्रेट रखूं, एंगल कितना, 180 डिग्री का, लेकिन जैसे ही मैं अपनी इसको एल्बो को फ्लेक्स करना शुरू करता हूं, एंगल रिड्यूस हो रहा है, 90 हो गया, और करूंगा और करूंगा और करूंगा, ये एंगल और रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरे पास क्या होगा, फ्लेक्शन तभी होती है जब एंगल रिड्यूस हो रहा होता है। सो यहां पे मेरे पास दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, समझ गए? इसी तरीके से नी है, नी के ऊपर अगर आप देखोगे, नी को अगर आप बेंड करोगे टूवर्ड्स योर थाई, देन इट इज रिडक्शन इन एंगल, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एंगल, एंगल रिड्यूस होगा, इट मींस कि हमारे पास क्या होगा, ये फ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, उसको मूव करोगे अवे फ्रॉम थाई, देन हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही होगी। इसी तरीके से ये फ्लेक्शन थे, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसके एंगल को इंक्रीज करूंगा, इट मींस मेरे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। सो आई होप आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, नी के ऊपर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, ठीक है। आमतौर पे पढ़ाया जाता है फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट इज फ्लेक्शन, रिडक्शन इन एंगल, एंड बैकवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन इन एंगल, सो इट मींस के हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। तो और अच्छा, जिस तरह शोल्डर पे हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड होती हैं, इसी तरीके से यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंट हुआ करती हैं। हिप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट होती हैं,
फ्लेक्शन इज बेसिकली एक्सटेंशन हमारे पास हुआ करती है जब हिप मूव करता है या लेग मूव करती है अवे फ्रॉम द अदर लेग, देन एक्सटेंशन है, और जब टूवर्ड्स द अदर लेग मूव करती है देन इट इज फ्लेक्शन. सो हमारे पास हिप और शोल्डर के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट हुआ करती है, बट हमने ये याद रखना है रिडक्शन इन एंगल इट मीन्स फ्लेक्शन, इंक्रीज ठीक है इन एंगल अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे एक्सटेंशन. तो हमें ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ में आ गई. दूसरी दो और हैं आपने समझनी है, अबडक्शन एंड अडक्शन. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि आम तौर पर पढ़ाई जाती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अबडक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अडक्शन? आम तौर पे हम ये पढ़ते कहाँ पे हैं, दो जॉइंट्स हैं, दो जॉइंट्स के ऊपर पढ़े होते हैं, एक शोल्डर जॉइंट है, एक हमारे पास हिप जॉइंट है. इसके ऊपर हम आम तौर पे अबडक्शन और अडक्शन को समझते हैं. तो जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, अपने पास नोट्स बना सकते हैं आप लोग. अबडक्शन और अडक्शन क्या है? यहाँ पे मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की ना, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट. फॉरवर्ड इज फ्लेक्शन एंड बैकवर्ड इज एक्सटेंशन. ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास मूवमेंट हुआ करती है अवे फ्रॉम द बॉडी एंड देन टूवर्ड्स द बॉडी. सही है, फॉर एग्जाम्पल अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द बॉडी. सो अगर अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट है देन इट इज नोन एज अबडक्शन. ठीक है, ABDUCTION, अबडक्शन. ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं. जैसे हमने फ्लेक्शन पढ़ी, रिडक्शन इन एंगल, ठीक है, एक्सटेंशन पढ़ी, ठीक है, इंक्रीज इन एंगल बिटवीन टू बोन्स, अबडक्शन एडक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बिकॉज उसके लिए आपको बोन एक्सिस का मालूम होना चाहिए. तो वो बोन एक्सिस एक लंबी डिस्कशन है, वो आपके ये समझ लो कि ज़रूरी नहीं है अभी पढ़ाना. ठीक है, एक है अबडक्शन, एक है अडक्शन. ठीक है बेटे, अबडक्शन मैंने क्या बोला, किसके ऊपर याद रखोगे, शोल्डर जॉइंट के ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टूवर्ड्स द बॉडी. ठीक है, इस तरीके से याद कर लो. ठीक है, लेटरल मूवमेंट को अबडक्शन कहते हैं, मीडियल मूवमेंट को यानी टूवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट को हम अडक्शन कहते हैं. इस तरह याद रखो. ठीक है, लास्ट वन वी हैव इज रोटेशन. ठीक है, रोटेशन इज कंप्लीट 360 के ऊपर जो रोटेशन होती है. 360 के ऊपर दो रोटेशन है. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर अगेन दो मेजर रोटेशन है. एक रोटेशन है आपकी बॉडी के अंदर जो 360 रोटेशन है, दैट इज शोल्डर के ऊपर है. ठीक है, शोल्डर पूरा 360 घूमता है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो आप अपने शोल्डर को जो बॉलिंग करा रहे होते हैं. ठीक है, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, मैं अगर बॉलिंग करा रहा हूँ, मैं इस तरीके से बॉलिंग कराते हुए, ठीक है, अपने 360 के एंगल के ऊपर पूरे के पूरे शोल्डर को मूव करा. ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 360 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट हो रही है. दूसरा मेरे पास हुआ करता है हिप के ऊपर. अच्छा, हिप के ऊपर कोई ना ऐसे अपनी टांग को ऐसे नहीं घुमा लेना बेटा, निकल के हाथ में आ जाएगी. कोशिश नहीं करना ऐसे करने की. एक्चुअली क्या करना, अगर इसकी 360 मूवमेंट करानी है, इसको ऐसे नीचे रखो, नीचे अपने फुट से सर्कल बनाओ. आप अपने फुट से सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. वो फुट से सर्कल ऐसे ड्रॉ क्यों कर पाओगे, बिकॉज आपका जो हिप जॉइंट है वो हिप जॉइंट एक्चुअली बैकवर्ड होता है, तो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, तो वो नीचे से हमारे पास क्या कर सकता है, 360 बना सकता है. कोई ऐसा नहीं है कि अपनी लेग को निकाल के ऐसे घुमाने की कोशिश करो. सही है बेटा, कोशिश भी नहीं करना ऐसी गलती से. लेकिन हाँ, ये कर सकते हो कि रोटेशन के लिए क्या कर सकते हो, नीचे अपनी लेग अपने फुट से 360 का एक सर्कल बना सकते हो. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या है, वो रोटेशन मोमेंट. सो वन इज फ्लेक्शन, जैसे मैंने बोला, डिक्रीज और रिडक्शन इन एंगल. अदर वन इज एक्सटेंशन, इंक्रीज इन एंगल. नेक्स्ट वन इज abduction and the other one we have is adduction. These are two opposite movement. One we have is rotation.
Another movement we have is known as circumrotation. Now, what do you mean by circumrotation? अच्छा, अब ये जरा समझना है ना हमने, ठीक है. circumrotation क्या है? circumrotation का मतलब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रिस्ट. अच्छा, रिस्ट को अगर आप देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट को मूव करना चाहो, रिस्ट कैसे मूव होती है? रिस्ट को आप कंप्लीटली 360 में, अच्छा बहुत सारे लोग घर में यूं यूं घुमाना शुरू कर देंगे. ये आप ऐसे घुमा रहे हो बिकॉज आपके पास क्या हो रहा है, आप अपनी इनको मेटाकार्पल्स को भी यूज कर रहे हो, ठीक है. नहीं, अगर आपको खाली अपनी कार्पल्स में मूवमेंट करानी है ना, तो कार्पल पे मूवमेंट आपके पास लॉक, जिसको हम बोलते हैं लॉक रिस्ट, ठीक है. फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, ये हमारे पास, मैंने इस रिस्ट को यहाँ से होल्ड किया और जब मैं अब मूवमेंट करने की कोशिश करूंगा तो हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है. मेरे पास कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा. हाँ, लेकिन अगर मैं इसको लॉक अनलॉक कर दूं और ऐसे घुमाना चाहूँ तो ऐसे तो मैं 360, आप भी घुमा सकते हो, सब घुमा सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको लॉक करते हैं, मीन्स हमने अपने क्या किया, मेटाकार्पल्स को कार्पल्स के साथ अब नहीं इन्वॉल्व होने देंगे, सिर्फ कार्पल्स की जितनी मूवमेंट है उसको देखेंगे अगर हम, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये 360 पे जाके, 360 के बजाय 180 पे जाके रुक जाता है. दैट इज नोन एज सर्कमरोटेशन. सो हमारे पास ये क्या है, एक सर्कम रोटेशन मूवमेंट होती है, ठीक है. ये 360 ऐसे बना सकता है, 360 ये ऐसे बना सकता है, तो इसको हम बोलते हैं 180 ऐसे बना सकता है और 180 ऐसे बना सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कम रोटेशन मूवमेंट. ये याद रखेंगे आप, ये हमारे पास स्पेसिफिकली. अब आपको ये 6 टाइप की मूवमेंट्स पता है, तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत आसान है. ज्वाइंट समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया. मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको इसको बिल्ड किया है, उम्मीद करता हूँ बड़ा आसानी से समझ में आएगा. देखो अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स पे. इमूवेबल ज्वाइंट्स वो तमाम ज्वाइंट्स जिनके ऊपर इन 6 में से कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी मोशन नहीं मिलेगी. सो ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं. कहाँ होते हैं? क्रेनियल ज्वाइंट्स. क्रेनियम के अंदर जितने भी ज्वाइंट्स हैं आपके पास सारे कैसे हैं? इमूवेबल ज्वाइंट हैं, कोई भी मूव नहीं करता है, सब इमूवेबल ज्वाइंट है. फर्दर अगर हम बात करें फेशियल ज्वाइंट्स की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट, फेशियल ज्वाइंट्स की बात करें. अच्छा, क्रेनियम और फेशियल ज्वाइंट्स अलग अलग है, ये आप लोगों को याद होगा स्कल के अंदर ना, ठीक है. क्रेनियम आपके पास, क्रेनियम के अंदर आपके पास कितनी बोन्स थी? 8 बोन्स थी. वो 8 की 8 फ्यूज हुई हैं और उन्होंने एक क्या बना दिया, अगर हम बात करें, एक बेसिकली उन्होंने एक हमारे पास ऐसा एक टिप पार्ट बना दिया है, टॉप बना दिया है और उसके साथ साथ हमारे पास बेस बना दिया, ठीक है. साथ साथ हमारे पास क्या होती है? फेशियल बोन्स होती हैं. अच्छा, क्रेनियल बोन्स को या क्रेनियल ज्वाइंट्स को हम आमतौर पे बोला करते हैं सूचर ज्वाइंट्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. व्हाई वी सेड के सूचर ज्वाइंट क्यों कहते हैं भाई? सर सूचर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपस में इस तरह से सूचरिंग हुई हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी क्रेनियम देखा हो लाइफ के अंदर, ठीक है, नहीं देखा होगा तो फिर कभी हमारे पास मौका मिला तो हम घर से एक स्कल ले आएंगे. मतलब घर एक नहीं, बहुत सारे नहीं है, एक ही स्कल है. जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करो, ये हमारे पास एक बोन का एक पार्ट है, ये बोन का एक पार्ट है, ये आपस में इनको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो अब ये सूचर बन गया, ठीक है. इसको बोलते हैं सूचर ज्वाइंट, ठीक है. ये सूचर ज्वाइंट हमारे पास कहाँ मिलेंगे? आपको क्रेनियम में मिलेंगे. और आपको ये पता होगा कि बच्चों का जो सर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, उम्र के साथ साथ, तो इसीलिए उसको बेसिकली ग्रो कराया जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है. उसको एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक मनूवर्स से शेप दी जाती है, वो सारा काम होता है. और वो शेप, बहुत सारे मनूवर्स होते हैं उसको शेप देने के, ठीक है. उन मनूवर्स के अंदर हमारे पास वो इसीलिए हुआ करते हैं ताकि सूचर जो हैं वो सही तरीके से सूचरिंग फिल हो और उसकी वजह से एक बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट हो हमारे पास. तो सबसे पहले हमारे पास एक सूचर ज्वाइंट बनता है, ठीक है. फिर फर्दर आगे चलते हैं, अगर हमारे पास, तो क्रेनियल ज्वाइंट्स को हम सूचर ज्वाइंट बोल रहे हैं. वो सूचर ज्वाइंट इसलिए है ताकि सूचरिंग जो है वो लूज रहे और ब्रेन की ग्रोथ होती रहे. फिर सर्टेन अमाउंट तक कंसिडर किया जाता है, बेसिकली 5 ईयर्स तक. आमतौर पे 18 महीने के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर फॉन्टेनल बंद हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों फॉन्टेनल्स बंद हो जाते हैं. फिर यानी मतलब 1.5 साल के बाद बच्चे की जो आप इसका साइज होता है वो ऐसा ऐसा बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता उसमें, और 5 साल तक बेसिकली वो प्रॉपर ग्रो कर जाता है. क्योंकि 5 साल तक आपका ब्रेन जितना ग्रो करना होता है 95% तकरीबन ग्रो कर जाता है, 95 to 98%,
तो इसलिए आपके पास क्रेनियल जॉइंट्स जो होंगे या सूचर जॉइंट्स होंगे वो भी तकरीबन 95% तक हमारे पास ग्रो कर चुके होंगे, तमाम फ्यूज हो चुके होंगे अच्छे से। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ फेशियल जॉइंट्स हैं। वो फेशियल जॉइंट्स की बात क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट वन फेशियल जॉइंट, एक ऐसा फेशियल जॉइंट है जो कि हमारे पास इमूवेबल जॉइंट नहीं है। बाकी तमाम जॉइंट्स हमारे पास फेशियल जॉइंट जितने भी होते हैं वो मूवेबल होते हैं। इमूवेबल कौन सा जॉइंट हमारे पास है, जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मेरे पास ये लोअर मैंडिबल, लोअर जो आप लोगों ने पढ़ा है मैंडिबल, मैंडिबल का जो जॉइंट हुआ करता है हमारे पास किसके साथ हुआ करता है, वो बेसिकली हमारे पास जायगोमैटिक के साथ हुआ करता है, मैक्सिला जायगोमैटिक के साथ हुआ करता है। वो जॉइंट जो होता है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, उसको हम बोला करते हैं कि वो हमारे पास सिर्फ एक मतलब जॉइंट है जो कि मूवेबल है। बाकी जितने भी जॉइंट्स हमारे पास फेशियल जॉइंट्स एक्सेप्ट वन, दैट इज इमूवेबल जॉइंट। यानी फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं अगर ये मूवेबल होते, कितने आराम से चीक हमारे इधर से उधर मूव कर रहे होते, मैक्सिला मूव कर रहा होता, मतलब नेजल कैविटी इधर से उधर मूव कर रही होती है, एक अमेजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती। देन अगर हम बात करें हमारे पास पेल्विक बोन जॉइंट, याद रखो मैंने आपको पढ़ाया था पेल्विक बोन के अंदर हमारे पास 3 जॉइंट है। कौन कौन से जॉइंट है हमारे पास पेल्विक बोन में, पेल्विक बोन के कौन कौन से याद है, शायद आपको पार्ट बताऊं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस पढ़ाया था, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ये 3 पार्ट होते हैं जो कि आपस में फ्यूज होते हैं और मेरे पास क्या बनाते हैं, पेल्विक बोन बनाते हैं। तो ये जो पेल्विक बोन है एक्चुअली ये बन रही है इन 3 जॉइंट से, और ये तीनों जॉइंट्स भी आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा का पूरा पेल्विक जॉइंट ए रीजन बनता है। ठीक है, तो हम इसको बोला करते हैं, हम आसान अल्फाज में इसे बोला करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, फेशियल जॉइंट के बाद हमारे पास पेल्विक बोन जॉइंट है। ये 3 हमारे पास फेशियल जॉइंट एक्सेप्ट वन जॉइंट याद रखोगे विच इज मैंडिबल, मैंडिबुलर जॉइंट, जिसको मैंडिबुलर जॉइंट बोला करते हैं। मैंडिबुलर जॉइंट के अलावा बाकी तमाम जॉइंट्स हमारे पास क्या हुए हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। फर्दर अगर आ जाते हैं हम आ जाते हैं कि सिर्फ पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्शियली मूवेबल जॉइंट वो तमाम जॉइंट्स हैं जो कि पार्शियली मूव करते हैं। पार्शियल मूवमेंट का मतलब क्या है, पार्शियल मूवमेंट का मतलब है जो कि इन में से स्पेसिफिक कोई 1, 2, 3 मूवमेंट करते हों, ज्यादा नहीं करते, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी वो सारी मूवमेंट्स नहीं करेंगे, वो 2 या 3 मूवमेंट करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, या कोई एक कर रहा होगा स्पेसिफिकली। वो तमाम जॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, पार्शियली मूवेबल। वो तमाम जॉइंट अच्छा जो कि हमारे पास फ्लेक्शन भी करेगा, एक्सटेंशन भी करेगा, अबडक्शन भी करेगा, अडक्शन भी करेगा एंड रोटेशन भी करेगा, वो तमाम मतलब 5 मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो मैं इसको पढ़ाते हुए इस तरीके से पढ़ाता हूं बच्चों को। मैंने तो अभी तो वैसे आपकी बुक का बेसिक लेक्चर ड्रॉ किया हुआ है, मतलब आपकी बुक का जिस तरीके से पढ़ाया हुआ, बट मैं उसको ऑब्वियसली डिफरेंट वेज के अंदर पढ़ाता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले बता देना कि दैट इज वन टाइप that is known as immovable joint, the other type is movable joint। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि ये है movable type। movable joints are those joints जहां पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी डिफरेंट मूवमेंट। लेकिन अगर उसके अंदर स्पेसिफिकली हम बात करें 1, 2 और 3 मूवमेंट्स की आमतौर पर, देन वील से कि यह कैसा है हमारे पास, पार्शियली मूवेबल। बट अगर हम बात करें हमारे पास 5 और मोर मूवमेंट्स की, देन वील से हमारे पास कौन सा है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो आई होप आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ गया। इस लिमिटेड मूवमेंट्स होंगी देन इट इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, लेकिन 5 और मोर मूवमेंट्स होंगी फ्रीली मूवेबल जॉइंट बन जाएगा। वो एक बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा जॉइंट बन जाएगा जिसकी फ्री वो बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, हम बात कर लेते हैं एल्बो जॉइंट की। ठीक है, एल्बो नी की बात कर लेते हैं। जैसे एल्बो की हम बात कर रहे थे, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा नी के ऊपर देखोगे फ्लेक्शन है, टुवर्ड्स द थाई मूव करोगे फ्लेक्शन, अवे फ्रॉम द थाई मूव करोगे एक्सटेंशन, ये याद रखना। ठीक है, फिर फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट ये फैलेंज के दरमियान जो जॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्शन, और ये क्या है उसकी एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बस यही 2 तरह के मूवमेंट, मल्टीपल टाइप्स की मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 हो या 5 से ज्यादा टाइप के मूवमेंट नहीं है, ये हमारे पास लिमिटेड जॉइंट्स हुआ करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट जॉइंट्स हुआ करते हैं। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट। फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर, फ्रीली मूवेबल जॉइंट।
यानी वो ज्वाइंट जो कि फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करने का मतलब है वो हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो हमारे पास फ्लेक्स करते हुए भी दिखेंगे, वो हमारे पास एक्सटेंड करते हुए भी दिखेंगे, वो हमारे पास सबडक्ट करते हुए भी दिखेंगे, अडक्ट करते हुए भी दिखेंगे और रोटेट करते हुए भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी अभी, फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड मूवमेंट की, दैट इज फ्लेक्शन, बैकवर्ड मूवमेंट दैट इज एक्सटेंशन, अवे फ्रॉम द बॉडी अबडक्शन, टूवर्ड्स द बॉडी अडक्शन, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आएगा, रोटेशन, डन। तो ये हमारे पास 5 टाइप की मूवमेंट हो गई, फॉर एग्जाम्पल 5 और मोर, दैट इज हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हिप जॉइंट के ऊपर भी ऐसे ही है। हिप जॉइंट पे मैंने बताया था डिफरेंट मूवमेंट हुआ करती है, ठीक है। इस तरीके से कर लो, आसानी याद कर लो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अवे फ्रॉम द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी, एंड घुमाना नहीं है टांग को, आगे कोई नहीं घुमा देना, दैट्स। अगर नीचे एक ऐसे सर्कल बना रहे हो, सो इट मीन्स ये क्या, कौन सी मूवमेंट हो गई तुम्हारे पास, ये है आपके पास हो गई एक और मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट। हमारे पास टोटल 5 टाइप की मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिख गई। नाउ ये हमारे पास, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसके साथ आपको दूसरे फर्दर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो बहुत आसानी से समझ। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी बुक ने कैसे पढ़ाई है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे, ठीक है। आपकी बुक ने ऐसे पढ़ाई है कि आपकी बुक ने बेसिकली जॉइंट्स पढ़ाए ना, तो उन्होंने बेसिकली बोला कि जॉइंट्स की दूसरी भी क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्लासिफिकेशन है जिसमें स्लाइडिंग जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, हिंज होता है, ग्लाइडिंग होता है, ठीक है। ये एक नई कहानी पढ़ा दी। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे हम, ठीक है। बेहतर अंदाज का मतलब क्या है, इसको बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे हम इस तरीके से। मैं बोलूंगा ये मूवेबल जॉइंट्स की टाइप है, ये मूवेबल की टाइप नहीं है। गौर से देखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से हमेशा पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनाइज करके। मुझसे पढ़ने का कोई फायदा होना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ने का मतलब कोई ना कोई फायदा होना चाहिए जो बाकी किसी से पढ़ने का नहीं होगा। तो उसकी सबसे पहली मेरे मुझसे पढ़ने का एक फायदा होगा, ऑर्गेनाइज करके पूरी बायोलॉजी पढ़ोगे, तमीज से पढ़ोगे। इसको बोलते हैं तमीज से पढ़ना, ठीक है। एक होता है पढ़ लेना, ठीक है, और एक होता है तमीज से पढ़ना। ऑर्गेनाइज करके बायोलॉजी पढ़ेंगे। सो हम क्या पढ़ें, मूवेबल जॉइंट को हमने पार्शली और फ्रीली मूवेबल में कवर किया। 1 मिनट पॉज करेंगे हम। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे कि हमने इसको किस तरीके से देखना है, ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसकी बेहतर ये है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, मूवेबल जॉइंट्स है। सो अब हम मूवेबल जॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो, जब भी हम मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं ना, अब ये समझना है जरूरी, मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं हमारे पास कि कौन कौन से मूवेबल जॉइंट्स हैं। मूवेबल जॉइंट है, फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग जॉइंट है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखो, जैसे एन एग्जांपल कंसिडर करो, हमारे पास, मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले मैं बॉल एंड सॉकेट पढ़ाऊंगा, फिर मैं पाइवट पढ़ाऊंगा, फिर हिंज पढ़ाऊंगा, फिर स्लाइडिंग पढ़ाऊंगा, फिर ग्लाइडिंग पढ़ाऊंगा, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर द 2 जॉइंट्स, ठीक है, जो हमारे पास है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट किस तरीके से अरेंज है, जॉइंट्स के अंदर क्या क्या हुआ करता है, जॉइंट्स की एनाटॉमी क्या है, वो इस पार्ट के दूसरे हिस्से के अंदर आएगा, ठीक है। जब हम पॉज लेंगे, पॉज के बाद हम प्रॉपर उसको, फिर मैं डायग्राम्स को ड्रॉ करूंगा, फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझना जरूरी है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है, हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट की और हिप जॉइंट की। मैं इसकी डायग्राम आपको आगे बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल बना के दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, वो सारी चीजें एनाटॉमिकली हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसी मूवमेंट करें। बॉल एंड सॉकेट 2 जॉइंट है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। दे आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो इट मींस कि ये हमारे पास क्या कर रहे होंगे, फ्लेक्शन भी कर रहे होंगे, ये हमारे पास एक्सटेंशन भी कर रहे होंगे, ये मेरे पास अबडक्शन भी कर रहे होंगे, ये यहाँ पे अडक्शन भी कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या कर रहे होंगे, रोटेशन भी कर रहे होंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने समझनी है कि हमारे पास क्या हो रहा है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जैसे हमने पढ़ा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, तो उसको हम बॉल एंड सॉकेट कह रहे हैं एनाटॉमिकली। एनाटॉमिकली क्यों कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसके आगे वाले हिस्से के अंदर अभी हम, मतलब इसी पार्ट के अंदर आगे पढ़ते हैं। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास कौन सा जॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देख लेते हैं पहले। हिंज जॉइंट को देखो, अगर हिंज जॉइंट को देखोगे तो हिंज हमारे पास जैसे डोर के अंदर हिंज होती है ना, ठीक है। अब डोर के अंदर हिंज कैसे, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ये दरवाजा है, ऐसे कंसीडर करो, ठीक है, गेट है, ठीक है, गेट के अंदर हिंज होती है, कॉर्नर पे हिंज होती है, वरना गेट ओपन नहीं होता और क्लोज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंज है,
तो जैसे ही आपने यहां से डोर को पुश किया तो ये डोर ओपन हो गया, ठीक है, यानी एक्सटेंड हो गया। और अब मेरे पास वापस आपने डोर को छोड़ा तो ये डोर वापस अपनी जगह पे आके क्लोज हो गया, मींस फ्लैक्स हो गया, एंगल रिड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो गया। जैसे एंगल बढ़ गया मींस क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई। लिखा हुआ है एंगल का बढ़ना एक्सटेंशन है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझाया है। एंगल का बढ़ना एक्सटेंशन है, एंगल का रिड्यूस होना क्या है, फ्लेक्शन है, ये अच्छे से याद रखना है। तो एक्सटेंशन होना और फ्लेक्शन होना, ये बात आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, फ्लेक्शन हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई। ये क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास हिंज जॉइंट हो गया। कौन कौन से हिंज जॉइंट है, दो हैं, एल्बो और नी, ठीक है। दोनों पार्शियली मूवेबल जॉइंट है, दोनों कैसे, हिंज जॉइंट, स्पेसिफिकली हिंज की तरह से, ठीक है। एक स्पेसिफिक फ्लेक्शन एक्सटेंशन डायरेक्शन में मूव करते हैं। लिख देता हूं, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। फिर अगर हम आ जाते हैं, हमारे पास दूसरा आ जाता है पार्ट, दैट इज पाइवट ज्वाइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो पाइवट ज्वाइंट है, ये हमारे पास कौन सा ज्वाइंट है, पाइवट मूवमेंट समझ लो जरा। पाइवट मूवमेंट इज लाइक दिस मूवमेंट। देखो इस वक्त मेरा ये जो पाम है एक फेस कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, रिस्ट ऐसे ही स्ट्रेट, एल्बो अपनी जगह है। अब गौर से देखो, मेरी रिस्ट स्ट्रेट रहेगी, एल्बो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मेरा जो पाम है वो कहां चला जाएगा, डाउन साइड या डाउनवर्ड फेसिंग। अब मेरा पाम जो है वो डाउनवर्डली फेस कर रहा है, और पहले क्या कर रहा था, अपवर्ड फेसिंग था, अब डाउनवर्ड फेसिंग है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब गौर से देखो, यहां ये रही रेडियस, ये रही अल्लाह, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाते हैं, ये रही रेडियस, ये रही अल्लाह। रेडियस अब अल्लाह के ऊपर आ जाएगी, मतलब रेडियस ऐसे अल्लाह के ऊपर आएगी, और देखो रेडियस जब अल्लाह के ऊपर आएगी तो अल्लाह नीचे चली जाएगी और रेडियस ऊपर आ गई। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, राइट वाला आर्म, राइट हैंड, और ये अल्लाह है, तो ये ऐसे अरेंज थे। अब ये कैसे हो गए, ये ऐसे हो गए, और जब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरट्वाइनिंग हो रही है, ये इंटरट्वाइनिंग क्यों हो रही है, अगेन आगे चल के डायग्राम में बना के दिखाता हूँ कि पाइवट जॉइंट में, या अभी बना के दिखा देता हूँ, आसान है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये देखो, यानी ये फॉर एग्जांपल ये कौन सा एंड है इसका, ह्यूमरस वाला एंड है, ये कौन सा एंड है इसका, कार्पल्स वाला एंड। तो यहां ऊपर क्या होता है, ये जॉइंट में फ्यूज होते हैं और नीचे से फ्री होते हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव कर पाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट इज नोन एज पाइवट मूवमेंट। इसको ऐसी वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवट मूवमेंट। सो इस वजह से हम इसको रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं, रेडियस और अल्ना के दरमियान है। सो मैं प्रॉपरली लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से बेहतरीन से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दो जॉइंट है, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। इसको समझना बड़ा मजेदार है और अच्छा भी है, बहुत मजा आता है बच्चों को समझने में। खास तौर पे हम कौन से जॉइंट की बात करेंगे, सबसे पहले स्लाइडिंग जॉइंट की बात करेंगे। स्लाइडिंग जॉइंट कहां पे होता है भाई, स्लाइडिंग जॉइंट आपके पास दो जगह पे मौजूद है। अगेन कैसा जॉइंट है, स्पेसिफिक डायरेक्शन का है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट है, जरा देखने हमने। देखो भाई, पार्शियली मूवेबल जॉइंट में हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट आ रहा है। स्लाइडिंग जॉइंट क्या है, देखो जरा गौर से, स्लाइडिंग जॉइंट किस तरीके से बनता है, स्लाइडिंग जॉइंट इस तरीके से बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेसिकली स्लाइड करने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल स्लाइड आप लोग बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा। स्लाइड का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स बैठा हुआ था, ऐसे स्लाइड पे ऐसे स्लाइड कर रहा है, मींस के सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्पल्स होती हैं, सॉरी कार्पल्स होती हैं और नीचे टार्सल्स होती हैं। कार्पल्स और टार्सल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, मींस ऊपर वाली, जैसे मैंने बताया था, ऊपर वाली रॉ में 4 अरेंज है, नीचे वाली रॉ में 4 अरेंज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, और जब दोनों एक दूसरे के साथ मूव करती हैं तो दैट इज नोन एज स्लाइडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग मूवमेंट। स्लाइडिंग डोर्स देखे होंगे आपने, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, ठीक है।
इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या हो रही होगी, स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही होगी, सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी, विच इज नोन एज स्लाइडिंग मूवमेंट। तो हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ पे होती है, कार्पल्स में एंड टार्सल्स में, ये आपने याद रखना है। लास्टली हमारे पास एक बड़ा ही मजेदार जो अब मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे हो रहा है, रिस्ट और एंकल में, और ये कितने टाइप की मूवमेंट करता है, 3 टाइप की। देखो बेटा ये समझ लो जरा, ठीक है। एक तो है फॉर जस्ट एन एग्जांपल, इसको इस तरीके से देख लो, दैट इज फ्लेक्शन, दैट इज एक्सटेंशन एंड दैट इज सर्कम रोटेशन, जो मैंने आपको समझाया था बस। ठीक है, एबडक्शन एडक्शन नहीं होता, ये यूं नहीं कर लेना। ये यूं करने का मतलब है आप अपनी इसको एल्बो को मूव कर रहे हो, ये यूं करके और हाँ ठीक है, अगर कोई अपनी एल्बो को फिक्स करके अपने हाथ को ऐसे घुमा के ऐसे लगा सकता है तो मुझे लगा के दिखा देना, वीडियो बना के भेज देना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंसानों के ऐसा नहीं होता, तुम लोग कर सकते हो तो वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करता है, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, ग्लाइडिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज, दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। फॉर एग्जाम्पल ये कहां पे होता है हमारे पास, वर्टिब्री में। दो वर्टिब्री के दरमियान क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ भी बेंड कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी जा पाते हैं, यहां पे भी जा पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेक में तो 5 मूवमेंट हो रही हैं। गौर से सोचो जरा, सब सोचना, आराम से घर पे बैठ के सोचना सुकून से। नेक में तो 5 मूवमेंट हो रही है, कैसे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन हो रही है 5 मूवमेंट। 2 मिनट को घर में लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 5 मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये 5 मूवमेंट नहीं हो रही हैं, तो फिर ये तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होना चाहिए, नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास 2 वर्टिब्री हैं। गौर से सुनो जो कह रहा हूं, आराम आराम से बोलूंगा, अपने पास नोट्स बना लो इस बात के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना सबसे पहले जरूरी है। देखो ये रहा वर्टिब्री नंबर 1, ये रही वर्टिब्री नंबर 2। आमतौर पे वर्टिब्री नंबर 1 ऐसे होनी चाहिए तो वर्टिब्री नंबर 2 भी ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सेम लाइन से अरेंज होनी चाहिए। नहीं, वर्टिब्री नंबर 1 ऐसे अरेंज होती है तो वर्टिब्री नंबर 2 ऐसे अरेंज होती है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं, लाइक दिस, अगर हम आसान अल्फाज में, ठीक है, इस तरीके से अरेंज। तो अब क्या होता है, जब मैं फ्लेक्शन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करो, अब होता किस तरीके से मूवमेंट है, देखो ग्लाइड कैसे करता है। जब मैं फ्लेक्शन करता हूं, अब देखो गौर से देखो, यहां से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल, ये वर्टिब्री नंबर 1 है, तो जितनी भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी वो वर्टिब्री नंबर 1 पे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लेक्स करता हूं तो ये आगे मूव करेगी, जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये पीछे मूव करेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मूव कर रहा हूं टूवर्ड्स, फॉर जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करो, जैसे ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं मूव कर रहा हूं साइडवेज, ठीक है, तो ये एडक्शन, नहीं, ये इसकी फ्लेक्शन और फिर ये इसकी एक्सटेंशन, और आखिर में मेरे पास ये दोनों के बीच में आने के बाद अब मैं इन दोनों की बिल्ड के ऊपर, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं अपनी नेक को। तो दैट इज फ्लेक्शन, दैट इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन for vertebrae number 2, this is for flexion vertebrae number 2, okay, flexion and extension, ऐसे यार समझ में आ गई। और फिर उसके बाद रोटेशन, क्लियर हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, जब इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो उसको हम क्या बोला करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। कहाँ पे होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स में। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब मीन्स के ये हो गया। अब यहाँ पे मैं पॉज लूंगा, पॉज लेने के बाद फिर मैं दूसरा पार्ट इसका जो है, इसी पार्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो कवर करेंगे हम। पार्ट 4 ही चल रहा है अभी, पार्ट 4 के बाद फिर कंप्लीट करेंगे इसको। पॉज लेंगे हम यहाँ पे। अच्छा भाई, अब हम जो है जॉइंट की एनाटमी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसको कवर कर लेते हैं ताकि जॉइंट की एनाटमी कवर हो जाए, और फिर उसके अंदर हम 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी देख लेंगे। सो इससे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा जॉइंट्स का अच्छे से। अच्छा भाई देखो बच्चों, इसके अंदर देखोगे तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 बोन्स बनाई हैं। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए प्रॉक्सिमल डिस्टल। अगर मैंने बताया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो फिर मुझे अफसोस है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। प्रॉक्सिमल एंड होता है और डिस्टल एंड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमल एंड, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टल एंड?
जो बॉडी के करीब की बोन हुआ करती है उसको हम प्रॉक्सिमल बोन कहते हैं या प्रॉक्सिमल एंड बोला करते हैं, और जो बॉडी से दूर हुआ करता है जितना जितना दूर चला जाता है दैट इज डिस्टल। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं खास तौर पे हमारे पास लिम्स में आता है, अपर लिम और लोअर लिम में। जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना का ये वाला एंड जो है वो बॉडी से करीब है, ठीक है, और ये वाला एंड जो बॉडी से दूर है, तो ये वाला एंड हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, ये डिस्टल एंड हो जाएगा। इसी तरीके से फीमर है तो फीमर का ये प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, ये डिस्टल एंड हो जाएगा। इसी तरीके से ह्यूमरस है तो ये प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, ये डिस्टल एंड हो जाएगा। सो हम कंसिडर करते हैं, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक है प्रॉक्सिमल बोन, प्रॉक्सिमल बोन का मतलब है जो बॉडी के करीब होगी, और दूसरा है मेरे पास डिस्टल बोन, और ये डिस्टल बोन बॉडी से दूर होगी। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास इन जनरल इसके अंदर और एक बेसिक चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि हमारे पास ये जॉइंट है, ठीक है, वेयर टू बोन्स फ्यू मीट, दैट इज द डेफिनेशन फॉर दिस जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट। कोई भी जॉइंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आसान है, हमारे पास एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट, आसान वाले जॉइंट्स हैं, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैंने अरेंज कैसे किया, ये दोनों क्या है, एपिफाइसिस है। तुम लोग को अब ये पता होना चाहिए एपिफाइसिस है सर, यहाँ मेटाफाइसिस होगा, ये डायाफाइसिस होंगे, अब पता होना चाहिए, अच्छे बच्चे पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे देखो ये एपिफाइसिस दो रीजन है। एपिफाइसियल रीजन के ऊपर आपको क्या देखेंगे, कार्टिलेज देखेंगे। याद है शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जॉइंट कार्टिलेज पिछले पार्ट के अंदर, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल में डिस्कशन की थी। तो ये मेरे पास हो गए, स्पेसिफिकली मैं यूज कर लेता हूं इसको, जॉइंट कार्टिलेजेस है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कार्टिलेजेस है। अच्छा क्यों है, अगेन हमने यहां पे बात करनी है। साथ साथ इन जॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, मतलब यानी बोन्स को आपस में जॉइंट के लेवल के ऊपर क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है इस तरीके से। ज्वाइंट बनता कैसे है, ये आउटर कनेक्शन की वजह से। व्हाट इज दिस, जो दो बोन्स को आपस में जोड़ें वो कहलाते हैं लिगामेंट्स। तो हमें यह समझना जरूरी है एनाटॉमिकली कि जो दो बोन्स को आपस में फ्यूज करेंगे, जो जॉइंट्स में हमारे पास जॉइंट के लेवल के ऊपर हमारे पास दो बोन्स को आपस में फ्यूज करते हैं, टू बोन्स को फ्यूज करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं लिगामेंट्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो याद है। जॉइंट कार्टिलेजेस आपको पता लग गया, प्रॉक्सिमल डिस्टल बोन पता लग गई, आपको यह पता लग गया कि हमारे पास लिगामेंट्स क्या है, ठीक है। और लिगामेंट्स हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला है, दो बोन्स को आपस में फ्यूज कर। अनदर थिंग इज टेंडन। वो टेंडन क्या होता है वो भी मैं यहां पे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, अलग से लिखकर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। टेंडन वो हिस्सा होता है जो मसल को बोन के साथ फ्यूज करता है। दो चीजों को अलग करके रखिएगा, लिगामेंट्स दो बोन्स को आपस में फ्यूज करते हैं, और टेंडन मसल को बोन के साथ फ्यूज करता है। यानी मसल को बोन, मसल अटैचमेंट होती है, मसल की अटैचमेंट होती है बोन के साथ, फ्यूजन नहीं होती है। अगर सही टर्मिनोलॉजी यूज कर ले हम, ठीक है, यहाँ पे बेहतर टर्मिनोलॉजी इज अटैचमेंट। ये अटैच करता है, ठीक है, ये जो अटैचमेंट होती है ये कौन करता है, हमारे पास टेंडन। और यहां हमारे पास अटैच नहीं करता, फ्यूज किया जाता है, ये अटैच अगर जनरली कनेक्ट किया जाता है वो कौन करता है, हमारे पास लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स होगा लिगामेंट्स के। अच्छा अब ये एक कैविटी बन गई है, जाहिर सी बात है, इनक्लोज कैविटी, क्लोज कैविटी है, बंद है, ये हमारे पास एक कैविटी बन गई है। इस कैविटी को हम नाम दिया करते हैं, क्या नाम देते हैं, साइनोवियल कैविटी। क्यों साइनोवियल कैविटी कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया करते हैं साइनोवियम। क्यों बोला करते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है इंटरनली, और वो मेम्ब्रेन इंटरनली जो मेम्ब्रेन होती है वो मैं आपको बना के ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आपने इसको समझ लेना है अच्छे से। मेरे सारे चीते बच्चे जो हैं, ये सारी कवर करके रखती है पूरी की पूरी ज्वाइंट कैविटी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन का।
ये मेरे बच्चे समझ जाएंगे, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, एंड दैट फ्लूइड इज साइनोवियल फ्लूइड, जो कि कहां पे होता है, जॉइंट कैविटी के अंदर, साइनोवियल में। इसको क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो आई होप आपको इसकी पूरी एनाटॉमी समझ में आ गई होगी। अगर इसकी एनाटॉमी समझ आ गई है तो इसके फंक्शन पढ़ना 2 मिनट में बहुत आसान है और मजेदारी से समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया। आई होप आपको साइनोवियल फ्लूइड भी समझ में आ गया हो। तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्रॉक्सिमल डिस्टल बोन्स है, हमने देखा ज्वाइंट कार्टिलेजेस हैं, हमने देखा कि हमारे पास क्या होगा, लिगामेंट्स होंगे जो आउटर सरफेस से इनको क्या करेंगे, दोनों बोन्स को कनेक्ट करके रखेंगे। फिर हमने क्या देखा, उसके अंदर क्या मौजूद होगी, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो कि पूरी की पूरी साइनोवियल कैविटी को सराउंड करती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चे मिस करते हैं और अक्सर गलत चले जाते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। ये कंसेप्ट आपने कभी नहीं भूलना मेरे बच्चों कि इसके अंदर क्या हुआ करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरी की पूरी ज्वाइंट कैविटी को सराउंड करती है। कोई ज्वाइंट कैविटी का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं होता ऐसा जिसको कवर ना किया हुआ हो साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ने पूरी की पूरी ज्वाइंट कैविटी को कवर किया हो। साथ साथ वो क्या रिलीज करती है, साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड, अब हम जरा इसके ऊपर चलते हैं जरा थोड़ा सा ना और डिटेल के अंदर। ये ज्वाइंट कार्टिलेजेस कैसे हैं, एक ऐसे कार्टिलेज हैं जिसके अंदर मिक्स प्रोपोर्शन होगी। किसकी मिक्स प्रोपोर्शन होगी, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया अभी पिछले लेक्चर के अंदर, अभी मींस के पिछले लेक्चर के अंदर तुम लोगों को मैंने पढ़ाया, पिछले पार्ट के अंदर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया कि हमारे पास मिक्स प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगी इन जनरल, अगर देखोगे क्या क्या मौजूद होता है इसके अंदर मौजूद हुआ करता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं इलास्टिक फाइबर टिश्यू भी होते हैं और साथ साथ हमारे पास फर्म फाइबर्स भी होते हैं। तो दोनों फाइबर्स हैं मिक्स प्रोपोर्शन। तो मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास ज्वाइंट कार्टिलेजेस में मौजूद साथ। तो क्या होगा अब ये ज्वाइंट कार्टिलेजेस क्या करेंगे, सर ज्वाइंट कार्टिलेजेस होंगे तो अच्छा होगा, कोई फायदा हो जाएगा। ये बोन को एक दूसरे पे रब होने से रोकते हैं। अगर बोन एक दूसरे के ऊपर रब होंगी तो फ्रिक्शन की वजह फ्रिक्शन पैदा होगी। दूसरा काम क्या होगा, बोन डिस्ट्रक्शन होगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, जैसे एन एग्जांपल कंसिडर करो, इसको समझो आप, ये बोन है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, ये दोनों बोन्स ऐसे हैं आपस में। अगर ये बोन्स के दरमियान कार्टिलेज ना हो, गैप ना हो, कार्टिलेज ना हो, तो क्या होगा कि अगर नहीं होता तो ये बोन एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा घुटने की हड्डी के अंदर या ज्वाइंट के अंदर, किसी भी ज्वाइंट के अंदर, नी ज्वाइंट के ऊपर, एल्बो ज्वाइंट के अंदर या किसी भी जगह के गैप कम हो गया। गैप कम होने का मतलब क्या होता है, गैप कम होने का मतलब है आपस में करीब आ गए। अब करीब आने का मतलब क्या है, अब ये एक दूसरे के ऊपर रब होंगे तो फ्रिक्शन तो डेवलप होगा। साथ साथ यहां से बोन टिश्यू, यहाँ भी स्पंजी बोन यहाँ की भी खराब होना शुरू हो जाएगी, स्पंजी बोन यहाँ की भी खराब होना शुरू हो जाएगी। और जब दोनों साइड की स्पंजी बोन्स खराब होना शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो उसकी वजह से दोनों बोन्स के अंदर एब्नॉर्मैलिटी आने के चांसेस हैं। इतनी एब्नॉर्मैलिटी आने के चांसेस हैं कि एक खास किस्म का कैंसर तक डेवलप हो सकता है। यस, बोन डिस्ट्रक्शन से एक स्पेसिफिक टाइप का एब्नॉर्मल टिश्यू, एक स्पेसिफिक टाइप का बोन ट्यूमर डेवलप होगा और उससे बोन कैंसर की तरफ जा सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है। सो नेचर ने क्या किया, अल्लाह ने क्या किया, गॉड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या बना दिया है, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रब भी होंगे लेकिन उनके ऊपर इलास्टिक टिश्यू फाइबर्स भी हैं, फॉर्म टिश्यू। तो क्या होगा, सबसे पहले कार्टिलेज क्या करेंगे, आपस में मैंने बताया था यहां पे हमारे पास क्या करेंगे, यहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे, दूसरा काम करेंगे शॉक एब्जॉर्प्शन का। तो ये जो ज्वाइंट कार्टिलेजेस होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, मैंने जैसे बोला फ्रिक्शन भी रिड्यूस करेंगे और दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा काम करते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन। जो आपस में दो बोन्स के दरमियान शॉक लगना था, एक दूसरे को रेडी जो डिस्ट्रक्शन होनी थी उसको रोक दिया। तो ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट हो गया। फिर फर्दर अगर चले जाओ साइनोवियम के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर चल जाओ। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली फ्लूइड रिलीज कर रही है। तो वो साइनोवियल फ्लूइड पढ़ना जरूरी है बच्चे, सबको मैं समझा रहा हूं तो सबको जरा समझ लो अच्छे से। साइनोवियल फ्लूइड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जरा समझा जाए थोड़ा सा। अगर इसको समझ लिया हमने तो हमें पूरी की पूरी ज्वाइंट की डायनामिक्स समझ में आ जाएंगी। देखो साइनोवियल फ्लूइड काम वही करेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। ये क्या लुब्रिकेंट है,
लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? लुब्रिकेशन करेगा। लुब्रिकेशन करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या इसके अंदर ऐसा होता है जो हमारे पास ये होता है जिलेटिनस मटेरियल से बना हुआ। जिलेटिनस मटेरियल होता है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। जिलेटिनस मटेरियल, ये जिलेटिनस मटेरियल कहां से आता है? एक्चुअली होता क्या है कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक जिलेटिनस मटेरियल, अगर आसान अल्फाज में बोलूं तो स्टिकी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। और ये स्टिकी सिक्रीशन कहां से आती है? बेसिकली इसके अंदर मौजूद हुआ करता है हमारे पास, बहुत बेसिक बायोलॉजी के ऊपर जा रहा हूं, जिन बच्चों ने मुझसे शुरू से पढ़ा है, मतलब शुरू से मीन्स के उन्होंने फर्स्ट ईयर भी पढ़ी है, प्रॉपर बेसिक बायोलॉजी का सारे टॉपिक्स पढ़े हुए, उनको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े उनको, उनके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट में बिल्ड कर देता हूँ। बच्चों आप लोग जरा गौर से देख लेना बेटा, ये स्टिकी सिक्रीशंस जो होती हैं ये हमारे पास वैक्यूलर सिक्रीशंस होती हैं, जो कि हमने पढ़ी थी लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स एक्चुअली हमारे पास वैक्यूलर सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बेसिक स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है मैं अगर पेपर बनाने वाला होता ना, मैं इतना आसान क्वेश्चन बनाता, मतलब आसान क्वेश्चन इस तरीके से, मैं जॉइंट की डायग्राम बना के देता, ABCD मेंशन कर देता, और मैं पूछता साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा ऑर्गेनील सबसे ज्यादा होता है। मैं ये नहीं पूछता साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही है। मतलब मैं चैप्टर नंबर 2 की पिक्चर दिखाकर, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2, बुक 2 चैप्टर नंबर 2 की पिक्चर दिखाकर चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछता, और आना भी ऐसे चाहिए। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस भी ऐसे आए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ने वाला बच्चा जो मुझसे बायोलॉजी पढ़ता है वो कम से कम आपस में चीज़ों को इंटरलिंक करना आता होगा, उसको चीज़ों को आपस में, दो चीज़ों को कनेक्ट करना आता होगा। जिसको कनेक्ट करना आता है उसको बायोलॉजी आती है, जिसको कनेक्ट नहीं करना आता वो फिर बस फॉलो कर रहा है। फॉलो नहीं करो, अपना दिमाग खोलो। सो पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन गलती से आ जाए, ये लिख इसलिए दिया है क्योंकि तुम लोगों का दिमाग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चल रहा है, और क्वारंटीन सिचुएशन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उस चक्कर में मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया कि वैक्यूलर सिक्रीशंस कौन प्रोड्यूस करते हैं, लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर पेपर में गलती से क्वेश्चन आ जाए साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिल होता है, बनाने वाले इतना अच्छा पेपर बनाते तो इस तरीके से आपकी टेस्ट करते हैं नॉलेज को, तो हमारे पास आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे वहाँ? लाइसोसोम्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया है मैंने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा साइनोवियल फ्लूइड क्या है हमारे पास, इस तरीके से क्या है। अब अगर आप जनरली अगर आप देखना चाहो एक छोटी सी डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो बॉल एंड सॉकेट की बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करो ये सॉकेट है, ठीक है, तो इस तरीके से बॉल होगी, ये मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना, और फिर उसके बाद उसकी पूरी लॉन्ग शाफ्ट होगी। ये क्या होगा? एपीफाइसिस। ये क्या होगा? मेटाफाइसिस। ये क्या होगा? डायाफाइसिस। इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या यहाँ पे कार्टिलेज होता है? यस, यहाँ पे भी कार्टिलेज होगा। क्या यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं? यस, यहाँ पे भी लिगामेंट्स होंगे। क्या यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी? यस। क्या यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होगा? यस। तो ये बॉल, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गई, और बिल्कुल सिमिलर अरेंजमेंट होगी जैसे कि हमारे पास दूसरे जॉइंट्स में होती है। यहाँ पे हमें खास तौर पे क्या मिलेगा? जॉइंट कार्टिलेजेस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो कि हमने इस पूरे जॉइंट के अंदर देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन निकलने अच्छी बात होता है वैसे। हम कब जो है वो क्वेरी सेशन स्टार्ट करेंगे, बट अगर आपका क्वेरी सेशन अभी तक नहीं भी हुआ है, मैंने तो कोई नहीं लिया है, सो मोस्टली उम्मीद भी करता हूँ कि नहीं हुआ होगा। आपने क्या करना है, देखो बेटा, जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो ना, जब आप उसको अच्छे से रीड करते हो या उसको पढ़ रहे होते हो या मैं मुझसे पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अब तो जल्दी हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, आपको पढ़ाना ना इस तरीके से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जल्दी इंटरेक्ट करेंगे। तो जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपके उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि कोई बहुत ही अर्जेंट नीड हो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो शायद ही मैं रिप्लाई करूं, बहुत ही कम रिप्लाई करता हूं मैं, ठीक। अगर आपको कभी वैसे ज़रूरत पड़े तो आप पूछ सकते हो। इन जनरली इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डॉक्टर मोहम्मद नाज के नाम से है, ठीक है, वो आप देख लेना। उसमें अगर कभी कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं कर पाता। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो देख लेना, लिख लेना आपके पास सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर इंशाल्लाह उनको हम कवर कर देंगे। अपना ख्याल रखो, फ़ी अमान अल्लाह।